नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम जो कॉमर्स है ना उसकी क्लास 2 पढ़ने वाले हैं। क्लास 2 में हम लेखा शास्त्र का जो परिचय क्लास 1 में कल हमने पढ़ा। कल हमने लेखा शास्त्र का जो परिचय है वो क्लास 1 में पढ़ा। आज हम उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए क्लास 2 पढ़ेंगे। जो हमारा लेखा शास्त्र का जो परिचय बचा हुआ है उस चीज़ को आज हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है साथियों, तो आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं लेखांकन की विशेषताएं, लेखांकन के उद्देश्य और साथ ही पुस्तपालन का अर्थ। ठीक है, पुस्तपालन एक दूसरा टॉपिक है। इसमें खाली आज हम मुख्य रूप से ये दो चीजें कंटिन्यू करने वाले हैं, लेखांकन की विशेषताएं और लेखांकन के उद्देश्य। उसके बाद अगर समय बचता है तो हम पुस्तपालन का अर्थ भी समझ लेंगे। तो देखिए, लेखांकन की जो विशेषताएं हैं, लेखांकन की विशेषताओं को दो भागों में, लेखांकन की विशेषताओं को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब जो लेखांकन की विशेषता है उन्हें दो भागों में बांटा गया है। अब दो भाग कौन कौन से हैं वो चीज हम देख लेते हैं। नंबर 1 है आपका इसमें सामान्य विशेषताएं। सामान्य 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 विशेषताएं। ठीक है, और नंबर 2 फिर रखी गई है इसमें आपकी गुणात्मक विशेषताएं। गुणात्मक विशेषताएं। ठीक है, तो लेखांकन की विशेषताओं को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 आपका सामान्य विशेषताएं, नंबर 2 आपका गुणात्मक विशेषताएं। अब सबसे पहले हम सामान्य विशेषताओं को जान लेते हैं कि सामान्य विशेषताएं में कौन कौन से बिंदु आते हैं। नंबर 1 सामान्य विशेषताओं में पढ़ रहे हैं अभी हम। सामान्य विशेषताओं में नंबर पहला पॉइंट है आपका केवल मौद्रिक लेन देन। केवल क्या? केवल मौद्रिक लेन देन। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है आपका इसमें केवल मौद्रिक लेन देन। नंबर 2 व्यवसाय की भाषा। व्यवसाय की भाषा लेखांकन। ठीक है, तो नंबर पहला है आपका केवल मौद्रिक लेन देन। नंबर दूसरा व्यवसाय की भाषा लेखांकन। ठीक है, और नंबर 3 है कला एवं विज्ञान दोनों। नंबर 3 आपका कला एवं विज्ञान, कला एवं विज्ञान दोनों। ठीक है, नंबर 4 है आपका इसमें वर्गीकरण। वर्गीकरण वर्गीकरण सारांश। वर्गीकरण सारांश, सूचना, उपयोग करता। ठीक है, अब ये लेखांकन की जो सामान्य विशेषताएं हैं उनमें 4 बिंदु आते हैं आपके। 4 बिंदु कौन कौन से आते हैं? नंबर 1 केवल मौद्रिक लेन देन। ठीक है, मैंने आपको बताया केवल मौद्रिक लेन देन। नंबर दूसरा व्यवसाय की भाषा लेखांकन। नंबर 3 आपका कला और विज्ञान दोनों। नंबर 4 आपका वर्गीकरण सारांश और सूचना उपयोगकर्ता। अब ये चीज हम समझ लेते हैं थोड़ा सा कि देखिए यहाँ पर केवल मौद्रिक, अब जो हमारा लेखांकन है उसमें जो भी प्रविष्टियां हम करते हैं वो सिर्फ मौद्रिक व्यवहार में करते हैं।
या जो जिन चीजों को मुद्रा में मापा जा सकता है या जिनका मापन किया जा सकता है, उन्हीं लेन देनों का इसमें क्या किया जाता है, लेखा किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम समझ लेते हैं, जैसे जैसे मान लीजिए मोहन से पैसे प्राप्त किए। अब मोहन से पैसे प्राप्त किए तो जो पैसे प्राप्त किए वो मुद्रा हुई ना, तो उस मुद्रा को इसमें लेखांकन किया जाएगा। ठीक है, केवल मौद्रिक मतलब जो मुद्रा हमें प्राप्त हुई है वो लेखांकन में उसकी एंट्री की जाएगी। अब इसकी एंट्री क्या होगी, ये चीज हम आगे आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे तब। अब ये मोहन है हमारा, मोहन से हमने पैसे प्राप्त किए हैं, तो मोहन के खाते को इसमें नाम किया जाता है। ठीक है, मोहन का खाता क्या होगा, हमारा डेबिट हो गया। ठीक है, और कैश हमें प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसकी एंट्री करते हैं। तो इसका मतलब ये है, हमारा जो भी बिजनेस में जो भी लेन देन होंगे वो मुद्रा के रूप में होंगे और उन्हीं का इसमें लेखांकन किया जाएगा। ठीक है, नंबर 2, व्यवसाय की भाषा का लेखांकन। अब जिन चीजों का इसमें लेखांकन किया जाएगा उनको मुख्य रूप से व्यावसायिक भाषा में, जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना मोहन का, तो मोहन से पैसे प्राप्त हुए, तो ये व्यवसाय की भाषा है। तो लेखाकर्म की दृष्टि से या लेखांकन की दृष्टि से जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसको व्यवसाय की भाषा कहते हैं और उसी रूप में इन्हें लिखा जाएगा। ठीक, नंबर 3 आपका कला और विज्ञान। अब जो हमारा लेखांकन है या लेखाकर्म है वो कला और विज्ञान दोनों है। कैसे कि देखिए, जो व्यक्ति इन खातों की देखरेख करता है तो उसके अंदर कला ही है ना, एक प्रकार की कला कई प्रकार की होती है। जैसे मान लीजिए कोई डांस करना जानता है तो वो भी एक कला है, कोई गायक है तो वो भी एक कला है, लेखक है वो भी एक कला है। इस टाइप से जो व्यक्ति इन खातों का लेखांकन करता है वो भी एक कला मानी जाती है। इसीलिए कहा गया है कि कला एवं विज्ञान दोनों दोनों है। ये चीज जो लेखांकन है हमारा वो कला और विज्ञान दोनों है। अब वर्गीकरण, सारांश, सूचना, उपयोगकर्ता। वर्गीकरण का मतलब हुआ है कि वर्गीकरण का मतलब हुआ है कि जो भी बिजनेस में जो भी लेन देन किए जाएंगे उनका वर्गीकरण किया जाएगा। जैसे जैसे मान लीजिए हमने माल मंगाया और उसका भाड़ा दिया, तो जो माल प्राप्त हुआ जिस व्यक्ति से वो एक अलग खाते में एंट्री की जाएगी और जो हमने जिस व्यक्ति को भाड़ा दिया तो वो एक अलग खाते में एंट्री की जाएगी। क्यों? क्योंकि जो भाड़ा दिया है ना वो एक एक्सपेंसेज हुआ है। ठीक है, तो वो एक्सपेंसेज खाते में उसकी एंट्री की जाएगी। ठीक है, और हमारा जो माल प्राप्त हुआ है उसकी उसकी एंट्री की जाएगी हमारे क्या बोलते हैं, हमारा परचेज खाते में। ठीक है, माल प्राप्त किया है तो क्रय किया है तो परचेज खाते में एंट्री की जाएगी उसकी। अब जैसे मान लीजिए टेलीफोन का बिल चुकाया तो टेलीफोन का बिल चुकाया एक्सपेंसेज में जाएगा। ठीक है, चाय या नाश्ते के पैसे चुकाए तो वो भी एक्सपेंसेज में जाएगा। ऑफिस का किराया दिया, एक्सपेंसेज में जाएगा। तो इस प्रकार से जो भी हम लेन देन करते हैं उन चीजों का वर्गीकरण किया जाता है और उनका सारांश भी निकाला जाता है। साथ ही साथ उपयोगकर्ता को इसकी सूचना दी जाती है। उपयोगकर्ता बोले तो खाते का जो मेंटेन लेकर के चल रहा है, जो हमारा कैशियर होता है वो खातों का देख रेख करता है, उस व्यक्ति को इस बारे में सूचना प्रदान करना। कैसे? चाहे लिखित रूप में या मौखिक रूप में या विल के रूप में उन्हें बता देना कि इस चीज में इतने पैसे खर्च हुए हैं, तो वो चीज इसमें एंट्री की जाती है इस प्रकार से। ठीक है, अब इसके साथ हम पढ़ लेते हैं हमारी गुणात्मक विशेषताएं। किसकी? लेखांकन की गुणात्मक विशेषताएं। ठीक है, ये चीज आपने नोट कर लिया होगा। सामान्य विशेषताएं तो हमारी ये थी, अब बात कर लेते हैं हम गुणात्मक विशेषताएं की। तो गुणात्मक विशेषताएं कौन कौन सी हैं? नंबर 1 है हमारा, यहाँ पर नंबर 1 है हमारा यहाँ नहीं, इस तरफ लिख लेते हैं।
नंबर एक हमारा प्रासंगिकता, नंबर एक आपका प्रासंगिकता, नंबर दो है हमारा बोधगम्यता, बोधगम्यता, ठीक है। नंबर तीन है आपका तुलनीयता, तुलनीयता, तुलनीयता। नंबर चार है हमारा विश्वसनीयता। आप इसको नोट कर लीजिए पहले, ठीक है। तो जो लेखांकन की गुणात्मक विशेषताएं हैं, उसमें पहली विशेषता है हमारा प्रासंगिकता, दूसरा हमारी बोधगम्यता, तीसरा हमारा तुलनीयता और चौथा है विश्वसनीयता। अब ये पॉइंट भी हम समझ लेते हैं। प्रासंगिकता का मतलब होता है हमारा कि लेखा कर्म की वो विशेषताएं जो प्रशंसनीय होती हैं, उन चीजों को प्रासंगिकता के रूप में आंका जाता है। मतलब लेखांकन के अंदर एक ऐसी क्वालिटी है, ऐसी विशेषता है जिसकी हम प्रशंसा कर सकते हैं। नंबर दूसरा बोधगम्यता। तो जो लेखांकन में जो बोधगम्यता की जो विशेषता है, उसका मुख्य रूप से ये है कि मतलब बहुत ही सोच समझकर जो वो जो हमारे बोध होते हैं ना, जिनको हम बुद्धिजीवी लोग कहते हैं, वो व्यक्ति इन चीजों को बड़े ही सोच समझकर इस चीज जो हमारा लेखांकन है उसकी दृष्टि से इसमें जो प्रवृत्ति है उस प्रकार से करते हैं ताकि इसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि ना रह जाए, ठीक है। और नंबर तीन है हमारा तुलनीयता। इसका किसी और चीज से तुलना नहीं की जा सकती। नंबर चार विश्वसनीयता। लेखांकन की जो विशेषताएं हैं, जो गुणात्मक विशेषताएं हैं, वो एक रूप से विश्वसनीय है, ठीक है। तो ये चीज आप नोट कर लीजिए। अब आगे हम एक चीज और देख लेते हैं, पुस्तपालन का अर्थ। तो अभी हमने लेखांकन की विशेषताओं में गुणात्मक विशेषताएं पढ़ ली उसमें, और आपकी सामान्य विशेषताएं पढ़ ली, ठीक है। अब लेखांकन के उद्देश्य की बारी आती है। लेखांकन के उद्देश्य कौन कौन से हैं? लेखांकन के उद्देश्य, लेखांकन के उद्देश्य, उद्देश्य के बाद हम पुस्तपालन का अर्थ समझेंगे। उद्देश्य, लेखांकन के उद्देश्य। नंबर एक है आपका सही लाभ हानि की गणना। नंबर एक है हमारा सही लाभ हानि की गणना, ठीक है। नंबर एक सही लाभ हानि की गणना। नंबर दो सही आर्थिक स्थिति का पता लगाना। सही आर्थिक स्थिति का पता लगाना, ठीक है। सही आर्थिक स्थिति का पता लगाना। नंबर एक सही लाभ हानि की गणना करना। नंबर दूसरा सही आर्थिक स्थिति का पता लगाना। नंबर तीन कर निर्धारण हेतु। नंबर तीन है आपका कर निर्धारण हेतु, ठीक है। नंबर चार है उपयोगकर्ताओं को सूचनाओं की प्राप्ति। उपयोगकर्ताओं को सूचनाओं की प्राप्ति। नंबर चार उपयोगकर्ताओं को सूचनाओं की प्राप्ति। और नंबर पांच है हमारा प्रभावी नियंत्रण। प्रभावी
नियंत्रण। ठीक है, तो लेखांकन के जो मुख्य उद्देश्य हैं या जो विशिष्ट उद्देश्य जो भी है यही है। तो लेखांकन के उद्देश्य हमारा सबसे पहला है सही लाभ हानि की गणना करना, सही लाभ हानि की गणना करना। ठीक, नंबर 2 सही आर्थिक स्थिति का पता लगाना। नंबर 4 कर निर्धारण हेतु। नंबर 4 उपयोगकर्ताओं को सूचना की प्राप्ति। नंबर 5 प्रभावी नियंत्रण। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए पहले। ठीक है, देखिए सही लाभ हानि की गणना करना यानी कि लेखांकन का प्रथम उद्देश्य होता है कि हम जो भी बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस में साल भर लेन देन किए जाते हैं, माल खरीदा जाता है, माल बेचा जाता है, बहुत सारे खर्चे होते हैं जिसमें हमारा वर्करों को सैलरी भी दी जाती है, और हमारा क्या बोलते हैं अपना माल भाड़ा, ढुलाई भाड़ा और ऑफिस किराया, बहुत सारी चीजें होती हैं बिजनेस में। तो वो सारी चीजें साल भर करने के बावजूद साल के अंतिम महीने में या हमारा क्या बोलते हैं अपना 31 मार्च है ना, 31 मार्च को मैक्सिमम खाते जो है वो क्लोजिंग किया जाता है। तो उन चीजों का क्या है, जो भी हमने साल भर बिजनेस किया है उस बिजनेस का सही लाभ और हानि की गणना करना, इसका मुख्य उद्देश्य यही है। ठीक है, सही लेखांकन मतलब जो भी व्यक्ति खातों को लिखता है वो व्यक्ति जब खाते तैयार करता है, अंतिम खाते तैयार करता है साल के अंत में, तो मुख्य रूप से वो ये चीज देखता है कि कहीं कोई त्रुटि ना रह जाए और सही प्रकार से खाते लिखे जाएं, या जो भी हमने साल भर एंट्रियां की हैं उनको किसी भी प्रकार से कोई भूल ना जाए, इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, तो इसका पहला उद्देश्य होता है कि लाभ हानि की सही गणना करना। दूसरा सही आर्थिक स्थिति का पता लगाना। अब व्यवसाय में हम साल भर व्यवसाय किया, ठीक है, अब हमारे व्यवसाय की आर्थिक स्थिति क्या है, क्या हमारे पास स्टॉक है या नहीं है, कितना बैंक का लोन चल रहा है, कितना किसी को देना है, कितना किसी से लेना है, ये सारी चीजें पता लगाना, उसी को हम आर्थिक स्थिति कहते हैं। अब कर निर्धारण हेतु, अब देखिए कर मतलब टैक्स, जो भी बिजनेस करते हैं वो लोग सरकार को टैक्स भी देते हैं। अब जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि हमारी वार्षिक आय कितनी है, एक साल में हमने क्या कमाया है, तब तक टैक्स का कैसे निर्धारण करेंगे आप। तो कर निर्धारण के लिए भी ये चीज जरूरी है। नंबर 4 उपयोगकर्ताओं को सूचनाओं की प्राप्ति, जो लोग इस चीज का उपयोग कर रहे हैं उस व्यक्ति को इसके रिगार्डिंग जो भी लेन देन होते हैं उसकी जानकारी देना, सूचनाओं की। ठीक है, प्रभावी नियंत्रण हेतु, व्यवसाय के प्रभावी नियंत्रण हेतु इसका लेखांकन करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, इसका एक जो भी है आखिरी और लास्ट उद्देश्य है हमारा। ठीक है, तो हमने क्या लेखांकन की विशेषताएं पढ़ ली, अब लेखांकन के उद्देश्य भी पढ़ लिए। अब हम पढ़ लेते हैं पुस्तपालन का अर्थ। पुस्तपालन का अर्थ, पुस्तपालन का अर्थ, पुस्तपालन का अर्थ, पुस्तपालन का अर्थ। ठीक है, पुस्तपालन का अर्थ, पुस्तपालन दो शब्दों से मिलकर बना है। देखिए सबसे पहले थोड़ा सा डेफिनेशन समझ लेते हैं। पुस्तपालन, पुस्तपालन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, पुस्तपालन शब्द किन से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है। कैसे, पुस्त धन पालन। ठीक है, नंबर पहला शब्द ये हो गया हमारा पुस्त, दूसरा शब्द हो गया हमारा पालन। तो पुस्त धन पालन, पुस्त प्लस पालन बराबर पुस्त पालन। ठीक है, तो पुस्त पालन मतलब
दो शब्दों से मिलकर बना है ये जो है हमारा पुस्तपालन शब्द। ठीक है। और इसका मुख्य रूप से अर्थ क्या होता है? मुख्य रूप से अर्थ होता है हिसाब किताब की हिसाब किताब की पुस्तकें रखना। ठीक है। तो पुस्तपालन का क्या क्या अर्थ हुआ? पुस्तपालन का अर्थ हुआ हिसाब किताब की पुस्तकें रखना। वही चीज मैं आपको इतनी देर से समझा रहा था। जो भी हमने लेखांकन की विशेषताएं पढ़ी, उद्देश्य भी पढ़े, तो अब वही है, बहुत सारी पुस्तकें जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं उसमें हमारा परचेस अकाउंट हो गया, सेल्स अकाउंट हो गया, ठीक है, एक्सपेंसेस अकाउंट हो गया, है ना, और क्या बोलते हैं, लोन अकाउंट हो गया, बैंक अकाउंट हो गया, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये बहुत सारे जो भी हिसाब किताब के जो भी अकाउंट रखे जाते हैं उन्हीं को पुस्तकें बोला जाता है। तो हिसाब किताब की पुस्तकें रखना ही पुस्तपालन कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि पुस्तपालन हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है, पुस्त धन पालन, और इसके अनुसार जो भी हिसाब किताब की पुस्तकें रखी जाती हैं उनको पुस्तपालन कहा जाता है। दूसरे शब्दों में ये भी पढ़ लीजिए आप कि व्यवसाय में बहुत सारी पुस्तकों का, जैसे क्रय खाता, विक्रय खाता आदि, या सेल्स खाता या परचेस खाता आदि, इन सभी खातों को मिला जुला करके जो एक हमारा क्या बोलते हैं, एक पुस्तक तैयार की जाती है, उसको पुस्तपालन कहा जाता है। इस टाइप से भी आप इसको याद रख सकते हैं। अब पुस्तपालन के प्रकार और पढ़ लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और समय है अपने पास, 10 मिनट का। पुस्तपालन के प्रकार। पुस्तपालन के प्रकार। ठीक है, पुस्तपालन के प्रकार। अब पुस्तपालन के कौन कौन से प्रकार होते हैं? तो पुस्तपालन को दो भागों में बांटा गया है, या दो प्रकार होते हैं, ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, पुस्तपालन के प्रकार। तो पुस्तपालन के दो प्रकार होते हैं। पुस्तपालन के दो प्रकार होते हैं। अब दो प्रकार कौन कौन से होते हैं? नंबर एक है हमारा जर्नल सहायक वहिया। नंबर एक है हमारा जर्नल सहायक वहिया, और नंबर दूसरा है हमारा द्वितीयक पुस्तकें। द्वितीयक पुस्तकें। द्वितीयक पुस्तकें मतलब खाता वही। तो पुस्तपालन दो प्रकार का होता है। नंबर एक जर्नल सहायक वहिया, नंबर दूसरा द्वितीयक पुस्तकें। ठीक है, जर्नल सहायक वहियों में देखो हमारी कौन कौन सी आती हैं, जैसे हमारा क्रय वही हो गया, विक्रय वही हो गया, क्रय वापसी वही हो गया, विक्रय वापसी वही हो गया। तो ये चीजें क्या है, जर्नल सहायक वहियों में आती हैं। अब द्वितीयक पुस्तकों में खाता वही। खाता वही में मतलब हमारा कौन कौन से खाते, हमारा इसमें सेल्स अकाउंट, परचेस अकाउंट, ठीक है, ये सारी चीजें। और कुछ है इसमें पुस्तपालन और लेखांकन में अंतर। ठीक है, आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम कल देखते हैं अपना पुस्तपालन और लेखाकरण में अंतर वगैरह, और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं इसमें। लेखांकन की हम अवधारणाएं भी पढ़ेंगे इसमें। तो अवधारणाएं इसमें बहुत सारी हैं, लगभग 8-10 अवधारणाएं हैं जो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। और
थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर जरूर कर देना, और चैनल के ऊपर नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आज के बाद आपका जून शुरू हो गया है। आज 17 जून है, आज 17 जून को हम ये क्लास पढ़ रहे हैं। तो जो भी आप चाहे तो आप 11th में हो या 12th में हो, 11 12th का पूरा सिलेबस अकाउंट का मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने वाला हूँ, पूरे साल पढ़ाने वाला हूँ, बढ़िया तैयारी करवाऊंगा आपकी। तो क्लास 11th और 12th के अगर कॉमर्स के विद्यार्थी हैं आप, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल का नाम है हमारा कॉमर्स कुरुक्षेत्र। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही।